हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा, एमएससी एलएलबी बीएड। आपके लिए आज का टॉपिक है ब्लड। बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने दैट इज सेल कर लिया है, एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी वी हैव डन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन and physiology. So many topic we have done. It is going to be the big day for the NDA people. NDA एस्पिरेंट्स को 6 तारीख को पेपर होने वाला है, तो एज फार एज पॉसिबल जितना ज्यादा हो सकेगा मैं आपको सारा टॉपिक कवर करने का कोशिश करूंगा इन बिटवीन। और हमने आपको अनअकैडमी के प्लस पे टोटल सिलेबस करा दिया है। बायोकेमिस्ट्री की, फिजिक्स का भी हमने 90% 100% कर दिया है। अगर कुछ भी बच रहा है तो बहुत जल्द आपको हम सारे टॉपिक से अवेयर करा देंगे। तो हमने आपको पिछले क्लास में यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया था इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल वी हैव डिस्कस। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का हार्ट 2 चैम्बर्ड या 3 चैम्बर्ड का होता है बच्चों, और वार्म ब्लडेड को हाई एनर्जी मेंटेन करना पड़ता है बच्चों, इसलिए उनका चैम्बर होता है 4 चैम्बर होता है। मैमल एंड बर्ड्स, एंड द मोस्ट एजाइल एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज मैमल्स एंड बर्ड्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द मैमल्स एंड बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट है, क्योंकि उनको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा का पूरा सेपरेट होना चाहिए, इसलिए 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होता है और उसमें ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो लेट अस स्टार्ट। ब्लड क्या है बच्चों? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यही क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में कि ब्लड क्या है। तो बच्चों, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है। ठीक है ना? बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो फ्लूइड नहीं है, फ्लो नहीं करता है। अब है कि हम लोग के बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो भी हम कुछ खाते हैं उसको उस रूप में एज सच हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई वी हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन के बाद फूड को बॉडी के हर पार्ट में ले जाने के लिए ब्लड है, तो ब्लड का हम लोग फंक्शन देखेंगे इसमें। उसके बाद उसको बर्न करने के लिए फिर ऑक्सीजन ही ब्लड लेके जाएगा, फिर उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलेगा, तो उसको वापस ले आने के लिए भी ब्लड ही काम करेगा। तो ब्लड इज ए वेरी वेरी वाइटल रोल प्ले। ब्लड प्ले वेरी वाइटल रोल इन द बॉडी। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या दिया है कि इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सालों से यही टॉपिक कराया गया है, यही क्वेश्चन आ गया है। देखो पहला क्वेश्चन, पहला लाइन। नेक्स्ट है इसके फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। रक्त पचे हुए भोज्य पदार्थ को शरीर के विभिन्न हिस्सों में लेकर जाता है। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड कैरी CO2 फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग्स। बॉडी टिश्यू से लंग्स लेके जाएगा, जहां पे इसे फिर CO2 बाहर जाएगा। ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हीट फ्रॉम द लीवर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। लीवर एक बहुत एक्टिव ऑर्गन है, वहां बहुत हीट प्रोड्यूस होता है, वहां से हीट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ब्लड कैरी नाइट्रोजनस वेस्ट दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एटसेट्रा फ्रॉम लीवर टू किडनी वेयर ब्लड इज फिल्टर्ड। यूरिया बनता है लीवर में, फिल्टर होता है किडनी में। आ चुका है क्वेश्चन। बोथ किडनी फिल्टर 180 लीटर ब्लड इन 24 आवर। 24 घंटे में दोनों किडनी मिलके 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। और हमारे बॉडी में बच्चों 5 लीटर ब्लड होता है, मतलब कि हमारा 36 टाइम अप्रोक्सीमेटली ब्लड फिल्टर होता है 24 आवर में। ओके, 1 लीटर टू 1.5 लीटर यूरिन फॉर्म इन 24 आवर। 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 99% ऑफ द ब्लड इज रीअब्सॉर्ब। 180 लीटर में से 1 से 1.5 लीटर निकलता है, बाकी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ओके, यूरिया फॉर्म इन लीवर बट यूरिन इज फॉर्म इन किडनी। गॉट इट? बार बार क्वेश्चन आया है, सबसे सिंपल क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आइए, ऑन एन एवरेज 5 लीटर टू 5.5 लीटर ब्लड अकर इन आवर बॉडी और 7% ऑफ द बॉडी वेट। 5 से 5.5 लीटर ब्लड एक नॉर्मल आदमी के बॉडी में होता है, या हमारे शरीर के वजन का 7%। ब्लड इज फॉर्म इन बोन मैरो। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है।
हाथ पैर की हड्डियों के अंदर, बड़े बड़े लिम्ब बोन के अंदर बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जहां ब्लड बनता है। ब्लड इज फॉर्म फ्रॉम स्टेम सेल, रक्त का निर्माण स्टेम सेल से होता है। हमारे बॉडी में ग्रोथ 20-22 साल के बाद रुक जाता है, और प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ अनलिमिटेड होता है। अगर प्लांट 4000 साल पुराना है, जैसे रेड जायंट वुड कैलिफोर्निया यूएसए में है, 4000 साल पुराना है, आज भी उसमें ग्रोथ हो रहा है। लेकिन एनिमल में ग्रोथ प्रोपोर्शनेट होता है, सर्टेन एज के बाद रुक जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में अगर कोई ऑर्गन को ग्रो करना है तो वो स्टेम सेल से ग्रो होगा, जैसे ब्लड बनता है स्टेम सेल से, है ना। स्टेम सेल इज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल इन आवर बॉडी, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो रूट ऑफ द हेयर में एंड नेल्स में, दे आल्सो कंटेन स्टेम सेल, यहाँ भी स्टेम सेल होता है। ब्लड कंटेन एन एंटीकोगुलेंट कॉल्ड हिपेरिन, रक्त में एक कोगुलेशन क्लॉटिंग को रोकने वाला फैक्टर होता है, उसको कहते हैं हिपेरिन, विच प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को रोकेगा, अननेसेसरी ब्लड की क्लॉटिंग ना हो जाए हमारे बॉडी में। उसके बाद क्या है बच्चों की, ब्लड इज मेड अप ऑफ फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, रक्त एक तरल माध्यम प्लाज्मा से बना होता है, इन विच 3 सेल्स ऑफ द ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स फ्लोट्स। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, लाल रुधिर कण, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, किसमें तक, प्लाज्मा होता है, फ्लूइड। 50 to 60% ऑफ द ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का 50 से 60% हिस्सा प्लाज्मा होता है, एंड इट इज पेल येलो एंड ट्रांसपेरेंट, कलर इसका येलो होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा। प्लाज्मा इज नॉन लिविंग इंट्रासेलुलर फ्लूइड, नॉन लिविंग से फ्लूइड है ये। 90% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर, प्लाज्मा का 90% वाटर होता है बच्चों। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, पीएच हैविंग 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन है, 7 पे न्यूट्रल होता है तो 7.4 है। और ब्लड इज ए बफर सॉल्यूशन, बफर की तरह बिहेव करता है, इसका पीएच फिक्स होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। अगर कोई बीमारी होगी तब जाके पीएच चेंज होगा, तो फिर उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब होगी। ब्लड फॉर्म अबाउट 30 to 35% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 30 से 35% हमारे बॉडी में ब्लड होता है। सॉलिड फॉर्म अबाउट 8% ऑफ द प्लाज्मा, 8% प्लाज्मा का सॉलिड फॉर्म होता है ना, 8% प्लाज्मा में सॉलिड रूप में होगा। एंड ब्लड कंटेन इनऑर्गेनिक मटेरियल, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कार्बोनिक एसिड, क्लोराइड आयन, CO2, O2, Na+, Ca++, Mg++, HCO3-, Cl-, CO2, O2. These are the inorganic that is substances occur in the blood. Blood contain protein, 6 to 8% part of the plasma is protein, we have already discussed. अब प्रोटीन, उसमें 5 तरह के प्रोटीन की हमने यहाँ चर्चा की है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक होता है सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन एस्मोटिक बैलेंस बनाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा ब्लड में। सीरम ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। फिब्रिनोजेन फॉर ब्लड क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग का रोल में अभी देखेंगे हम लोग। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये भी। एंड लास्ट वन इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इट एक्ट एज एंटीबॉडीज, कोई भी डिजीज कोजल ऑर्गेनिज्म हमको अटैक करता है तो उसको एंटीजन कहते हैं, उसके खिलाफ हमारी बॉडी बनाती है तो एंटीबॉडी होती है, तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन एक्ट लाइक एंटीबॉडीज। नेक्स्ट बच्चों, लाइसोजाइम एंजाइम, one enzyme is very important present in the blood, lysozyme. It is a polysaccharide which is bactericidal and antiviral. polysaccharide मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, और ये बैक्टीरिया नाशक है और एंटीवायरल है। प्रोपेडीन, प्रोपेडीन एक प्रोटीन होता है, वेरी लार्ज प्रोटीन विच इज बैक्टीरिसाइडल एंड एंटीवायरल आल्सो, ये भी बैक्टीरिया नाशक है और वायरस का नाशक है, विषाणु नाशक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो तो ब्लड को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लाज्मा को क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। ब्लड आल्सो कैरी विटामिन एंड हॉर्मोन्स, सभी विटामिन जाके उसी में डिसॉल्व होते हैं और वहां से बॉडी में जाएगा। वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, 2 तरह के विटामिन होते हैं ब्लड कैरी करता है। हार्मोन दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना हार्मोन सारा ब्लड में सेक्रेट करता है।
तो blood play very peculiar role in our body. To some extent, we have learned as per the requirement of the civil services and स्टेट सर्विस कमीशन को ध्यान में रखते हुए मेरा कोड है, रेफरल कोड है अतुल सिन्हा, और मैं अनअकैडमी के प्लस पे CDSE APF FCAT के लिए 10 अगस्त से बैच लॉन्च किया हूँ, जिसमें बच्चों में 100 लेक्चर में पूरा साइंस और इकोनॉमिक्स टीच कर रहा हूँ. Along with it, side by side, several special classes are there. You can join by using the referral code अतुल सिन्हा. आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ज्वाइन करें. बहुत सारे पुराने बच्चों ज्वाइन किए हैं and they get benefited. आप भी बेनिफिटेड हो. साल भर का बैच है, 6 महीना का बैच है, 3 महीने का बैच है, 1 महीना का कोर्स है. सब तरह के कोर्स हमारे यहाँ है. एक बार आप अगर लेंगे दैट इज सब्सक्रिप्शन, तो आप किसी भी दैट इज एजुकेटर से उस ग्रुप में पढ़ सकते हैं. अब आ जाइए, ब्लड के सेल्स को हम बता रहे हैं. RBC, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? एरिथ्रोसाइट्स. काउंट इसका देखिए, मेल में होता है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. पुरुषों में इसका काउंट होगा 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और फीमेल में होगा 4 मिलियन से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. वैरी करता है क्योंकि फीमेल का बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR कम होता है ना. लाइफ स्पैन ऑफ द RBC 120 डेज, 120 दिन के बाद इसका डेथ हो जाता है, और हर सेकेंड हमारे बॉडी में लगभग 12 लाख RBC बनते हैं. एवरी सेकेंड 12 लाख RBC इज फॉर्म. ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC इज स्प्लीन. RBC का कब्रगाह स्प्लीन है, तिल्ली है, जहां RBC का डेथ होता है. Okay, RBC is the only one cell in the animal world which does not consist of nucleus, despite the fact it is considered as living cell and its function is regulated by WBC nucleus. RBC लाल रुधिर का पूरे जंतु जगत में एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तथा इसके कार्यों का नियंत्रण WBC का न्यूक्लियस करता है. जैसे प्लांट में, फ्लोएम में सीप ट्यूब एलिमेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और उसके फंक्शन का रेगुलेशन कौन करता है? तो कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस करता है. तो RBC को ऑक्सीजन कैरी करना होता है, इसलिए ये डीन्यूक्लिएटेड हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सके. ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, और RBC में खुद में ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. वेरी कंट्राडिक्टरी बट इट इज राइट. और ब्लड प्लेटलेट्स भी RBC से बना होता है, तो उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होगा. लिविंग सेल होते हुए भी ये 3 सेल ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं है: RBC, ब्लड प्लेटलेट्स एंड सीप ट्यूब एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू ऑफ द प्लांट वर्ल्ड. RBC कंटेन ए पिगमेंट कौन? हेमोग्लोबिन. RBC में पिगमेंट होता है, वर्णक होता है हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन कंटेन आयरन एलिमेंट, Fe+2, Fe+3 आयरन होते हैं उसमें. आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उसमें. It is a conjugate protein made up of protein, globin and hemoglobin. Hemi मतलब आयरन, globin मतलब globular protein उसे होता बना होता है, और hemi मतलब आयरन से बना होता है. And iron has great affinity for oxygen. Hemoglobin is the main carrier of oxygen due to hemoglobin, that is iron. Color of blood is red due to hemoglobin. बार बार क्वेश्चन आता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है. कलर ऑफ ब्लड किसके चलते होगा रेड? तो ड्यू टू हेमोग्लोबिन. अब आ जाइए क्वांटिटी हेमोग्लोबिन में, मेल फीमेल में फिर वेरी करता है. मेल में होता है 14 ग्राम से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. 14 ग्राम से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड RBC होगा मेल में, और फीमेल में होगा 12 ग्राम टू 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड. दोनों का अलग अलग पूछेगा तो ऐसे लिख सकते हो, या कॉमन कर सकते हो कि 12 ग्राम से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, या पर 100 ml ऑफ ब्लड. बोथ आर राइट. Got it. RBC also devoid of Golgi body, mitochondria, ribosome, centriole, endoplasmic reticulum. ये सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं होते. डिवॉइड ऑफ मतलब इनकी कमी होती है. RBC में ना गोल्गी बॉडी होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना राइबोसोम होगा, ना सेंट्रियोल होगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन का सवाल ही नहीं है ना. एनारोबिक रेस्पिरेशन occur in RBC, we have already discussed. And erythropoiesis is a process, is the formation of RBC. RBC के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस. मैं बोला जैसे
कि हर सेकंड में 12 लाख आरबीसी बनते हैं। गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी, ब्लड प्लाज्मा। हमने जितना था ब्लड के फंक्शन बच्चों कर लिए। अब आ जाइए ब्लड का सेकेंड सेल, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स और ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब कलरलेस होता है, ठीक है। इसका काउंट जो होता है वो मेल फीमेल में कॉमन होता है बच्चों, 5000 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और पूछा गया है कि एसएससी में कि व्हाट इज द दैट इज सिम्टम ऑफ द इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, है ना। इसका रिजल्ट रीजन क्या है? तो इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट मींस इन्फेक्शन। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट किसी के बॉडी में बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कि इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बॉडी ने अपना डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा लिया। और रेशियो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो अगर पूछा जाएगा तो 600 to 700:1, मतलब डब्ल्यू अगर आरबीसी 600 से 700 है तो डब्ल्यूबीसी 1, 600:1 या 700:1 कह सकते हो, या 600 से 700:1, 600 to 700 आरबीसी तो 1 डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी बहुत कम है। लाइफ स्पैन ऑफ द डब्ल्यूबीसी इज 10 days to 13 days, 10 दिन से 13 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन, या एक हफ्ता से 2 हफ्ता का लो, 1 week to 2 week। वैसे तो डब्ल्यूबीसी का कुछ सेल हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ घंटे जिंदा रहता है और कुछ साल भर तक जिंदा रहता है, लेकिन हमने उसको दैट इज एवरेज लिया है, दैट इज 10 दिन से 13 दिन। अब है कि डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है बच्चों, ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। ए मतलब नो ग्रेनुलर, ग्रेनुलर नहीं होगा ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलर होगा, दानेदार होगा। ग्रेनुलोसाइट में 2 सेल होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 2 तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट सेल एंड टी लिम्फोसाइट सेल। एंड ग्रेनुलोसाइट में 3 सेल होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। मतलब 5 सेल होते हैं डब्ल्यूबीसी में, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। Now we are going to discuss these cells that is separately, one by one बच्चों को मैं आपको कराऊंगा। डब्ल्यूबीसी का पहला टाइप देखिए, ए ग्रेनुलोसाइट, जो ए ग्रेनुलर होगा, ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, दानेदार नहीं होंगे, है ना। तो इसमें आप आ जाइए पहला लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 20 to 45% है अब डब्ल्यूबीसी टोटल लिम्फोसाइट का। लिम्फोसाइट कितना है बच्चों? तो 20 से 45%, 20% to 45% है। लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस से पहचाना जाता है। लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस होता है इसमें, नॉन मोटाइल, नॉन फैगोसिटिक होता है, मूवमेंट नहीं होता है इसमें। नॉन फैगोसिटिक मतलब सेल को हिट नहीं करता। एंड लिम्फोसाइट इज ऑफ 2 टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बी लिम्फोसाइट सेल एंड टी लिम्फोसाइट सेल। B lymphocyte cell and T lymphocyte cell. B lymphocyte cell make antibody which is called that is humoral immunity. अगर कोई डिजीज कॉजल ऑर्गेनिज्म हमको अटैक करता है तो उसको हम कहते हैं एंटीजन, उसके खिलाफ हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी। तो कौन बनाता है? तो बी लिम्फोसाइट सेल। बी लिम्फोसाइट सेल मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन एंड इट इज कॉल्ड humoral immunity. And T lymphocyte cell help B lymphocyte cell to make antibody and also provide CMI, cell mediated immunity. सेल के अंदर इम्यूनिटी कौन देता है? तो टी लिम्फोसाइट सेल करता है, और वो बी को हेल्प भी करता है एंटीबॉडी बनाने में। गॉट इट? तो अब आ जाइए कि जब कोई डिजीज कॉजल ऑर्गेनिज्म जो हमको अटैक करता है इसको एंटीजन कहते हैं। एंटीजन के अटैक होते ही हमारा लिम्फोसाइट सेल एक्टिव हो जाता है, समझ गए। और आर्मी मैन की तरह काम कर लेता है, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों अटैक करेंगे, उसी तरह से हमारा ये टी लिम्फोसाइट सेल का म्यूटेशन होने लगता है। टी म्यूटेट हो जाता है टी किलर में, किल कर देगा उसको। टी सप्रेसर किल नहीं करेगा, सप्रेस कर देगा। टी मेमोरी याद रखेगा, और टी हेल्पर हेल्प करेगा बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में। तो इस तरह से इसका म्यूटेशन हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक जुड़ी हुई बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, destroy the T helper cell of the WBC of the patient and thereby destroy the immunity of the patient. HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, रोगी के रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को खत्म कर देता है। कैसे करता है? तो उसके टी हेल्पर सेल को नष्ट कर देता है। टी हेल्पर सेल को नष्ट कर देता है तो उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। एड्स अपने आप में बीमारी नहीं है, एक सिंड्रोम है, सिम्टम ऑफ मेनी डिजीजेस है। और वो कैसे है? तो टी हेल्पर सेल को खत्म कर देता है बच्चों। लिम्फोसाइट सेल आर प्रोड्यूस इन लिम्फ नोड्स
अब कहाँ कहाँ बनता है लिम्फोसाइट? लिम्फ नोड में बनेगा, स्प्लीन में बनेगा, थाइमस ग्लैंड में, टॉन्सिल्स में, बोन मैरो में, पायर्स पैचेज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन सब जगह पे लिम्फोसाइट बनता है बच्चों। और इसके बाद आ जाइए मोनोसाइट। मोनोसाइट दैट इज लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, दो एक ग्रेनुलोसाइट था, मोटाइल होगा, मूवमेंट होगा उसमें, न्यूक्लियस इसका बीन शेप्ड होगा, फैगोसिटिक इन नेचर होता है, मतलब कोई अनवांटेड सब्सटेंस जाएगा तो उसको ईट कर जाएगा, खा जाएगा, है ना। मोनोसाइट एंड दैट इज न्यूट्रोफिल, आगे करेंगे, दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। दो डब्ल्यूबीसी के फैगोसिटिक इन नेचर क्या है? मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। और टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 to 10% ऑफ द होता है ये मोनोसाइट। 2 to 10% ऑफ द ल्यूकोसाइट इज मोनोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। They change into macrophages after entering in the tissue space. Very important point. मोनोसाइट अगर टिश्यू स्पेस में जाता है तो वो मैक्रोफाजेज में चेंज हो जाता है। मैक्रोफाजेज एक अलग सेल है जो बाकी सब इन्फेक्शन से फाइट करेगा। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का आ जाइए दूसरा टाइप, एक तो होता है एक ग्रेनुलोसाइट, वी हैव डिस्कस, उसके दो सेल थे उसमें। अब आ जाइए दैट इज ग्रेनुलोसाइट हो गया। ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलर दानेदार होगा, contain granules in the cytoplasm according to their staining property. They are divided into stain color कैसे लेते हैं उसके बेसिस पे। एक है eosinophil, न्यूक्लियस इसका 2 lobed होता है, and stained by eosin acidic dye. It is stained by acidic dye eosin, that's why its name is eosinophil. And it total WBC का ल्यूकोसाइट का 1 to 6% होता है, नॉन फैगोसिटिक होता है, ईटिंग नहीं करता, एंड सिमिलर टू लाइसोसोम है, डाइजेस्ट करते रहता है, लाइसोसोम जैसे वैसे ही खत्म कर देगा। एंड नंबर इंक्रीज इन द हे फीवर, अगर हम लोग को फीवर हो, इन्फेक्शन है तो यूसिनोफिल का काउंट बढ़ा हुआ आता है, खास करके हे फीवर में तो बढ़ता ही है। बेसोफिल बहुत ही कम होता है, स्टेन बाय द बेसिक मिथाइलिन ब्लू, दैट्स व्हाई द नेम बेसोफिल। 0 to 1% of the total WBC होगा, and are like most cell of the connective tissue, connective tissue के सेल की तरह ही होगा, release heparin, serotonin and histamine. These are the substances secreted by basophil cell. उसके बाद आ जाओ न्यूट्रोफिल, 45 to 75% of the WBC, means it is the most numerous among the WBC. WBC में सबसे न्यूमरस कौन है बच्चों? न्यूट्रोफिल। सबसे बड़ा कौन है? मोनोसाइट। गॉट इट। और मेनी लोब्ड होता है, इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फ। मॉर्फोलॉजी इसकी डिफरेंट होती है, 5 लोब होता है इसके न्यूक्लियस में। एंड स्टेन वीकली विद द बोथ एसिडिक एंड बेसिक स्टेन, एसिडिक और बेसिक डाई दोनों से बहुत हल्का डाई होगा, कलर होगा, दैट्स व्हाई द नेम न्यूट्रोफिल, इसीलिए इसका नाम क्या है? न्यूट्रोफिल है। ओके बच्चों। और बार बॉडी इज ए लोब अटैच्ड टू इट इन द फीमेल कॉल्ड ड्रमस्टिक और सेक्स क्रोमेटिन। फीमेल के न्यूट्रोफिल में एक बार बॉडी अटैच होगा इसके साथ, उसको क्या कहते हैं? ड्रमस्टिक और सेक्स क्रोमेटिन। एंड दे ईट द हार्मफुल जर्म एंड फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसिटिक इन नेचर है और हार्मफुल जर्म्स को खत्म कर देगा। गॉट इट। तो एक ग्रेनुलोसाइट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। WBC के सभी सेल को हमने डिस्कस किया बच्चों। नाउ कम टू द पॉइंट, थर्ड सेल ऑफ द ब्लड कॉल्ड ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट। साइंटिफिक नेम ब्लड प्लेटलेट्स का क्या है? थ्रोम्बोसाइट। काउंट होता है इसका 1,50,000 to 3,50,000, 1,50,000 to 3,50,000 per cubic millimeter of blood, per cubic millimeter of blood। 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड काउंट है। इट इज फॉर्म बाय द वर्न आउट पार्ट ऑफ द आरबीसी। आरबीसी के टूटे फूटे सीटोसेल से बनता होता है, दैट इज कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, कलरलेस होगा ये। ओके, विदाउट कलर। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग और फॉर्मिंग द थ्रोम्बोप्लास्टिन। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग बाय फॉर्मिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन, बनाता है इस तरह से ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसका पूरा मैकेनिज्म मैं बताऊंगा आपको, बहुत ज्यादा आप बिट्स एंड पीसेस में पढ़े, एक साथ में बता दूंगा कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस चलता है। लाइफ स्पैन इसका इतना होता है बच्चों 8 days, 8 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। अब आ जाइए, दिस इज ऑल अबाउट द ऑल सेल्स ऑफ द ब्लड। नो प्रॉब्लम होना चाहिए आपको, कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद द ब्लड ग्रुप।
ब्लड ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन खूब आते हैं। अगर आपको एनडीए का एग्जाम देना है तो आपको दो रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको 16.5 एज होना चाहिए, व्हाट एवर द एज इज देयर, लेकिन आपको एक सर्टेन एज क्रॉस करना है, और आपको 12 पास होना चाहिए, या अपियरिंग है तो आपको एग्जाम के समय तक पास होना चाहिए जबकि आपका रिजल्ट आएगा। तो उसी तरह से अगर ब्लड किसी को डोनेट करना है, किसी को ट्रांसफ्यूजन करना है, तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट है कि एक एबीओ ब्लड ग्रुप मैच करे, एक आरएच फैक्टर ब्लड ग्रुप मैच करे। दो तरह के ब्लड ग्रुप हैं जनरली। बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉम्बे ब्लड ग्रुप हमसे बच्चे पूछते हैं, वो आपके बियॉन्ड स्कोप है, वो दैट इज हम लोग नीट में कराते हैं, आपको यहाँ जरूरत नहीं है। आपके लिए इतना ही काफी है एबीओ ब्लड ग्रुप, है ना। मेंडल ने कहा था कि फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर, हर कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ फैक्टर होता है, लेकिन ब्लड के लिए 3 फैक्टर है, ए बी एंड ओ। तो इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट इज मल्टीपल एलील, है ना। एलील ए पेयर ऑफ ग्रुप दैट इज न्यूक्लियस जीन को कहते हैं, पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, लेकिन यहाँ 3 जीन है ए बी एंड ओ। कहाँ पे? तो ह्यूमन पॉपुलेशन में, न किसी पर्सन में। एक पर्सन में 3 में से 2 ही होगा। तो एबीओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900 में। उसके बाद एक एबी ब्लड ग्रुप की खोज की अलग से डी कैस्टिलियो एंड एस्टिनी 1902 में। सेकेंड टाइप का ब्लड ग्रुपिंग है बच्चों आरएच फैक्टर, इट वाज अगेन डिस्कवर बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर 1940 में। वो लोग किसी मंकी और हेयर पे कोई वैक्सीन बनाने के प्रयास में थे, इन बिटवीन द डिस्कवर आरएच फैक्टर, रिसस फैक्टर, मंकी के नाम पे रिसस मंकी, मैकस रिसस या रिसस मंकी है। देयर आर 3 एलील। अब आ जाइए एबीओ ब्लड ग्रुप में, हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे आरएच फैक्टर को, डोंट कंफ्यूज विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आरएच फैक्टर का अलग है, एबीओ ब्लड ग्रुप अलग है, दोनों को पढ़ेंगे अलग अलग, फिर आपको समझाएंगे, है ना। देयर आर 3 एलील्स है, 3 एलील हमने चर्चा की, आई ए आई बी आई नॉट ऑफ द जीन आई। एक जीन है आई, उसका 3 ग्रुप है, 3 एलील है, आई ए आई बी आई नॉट। आई स्टैंड फॉर आइसो ए ग्लूटिनिन, कॉल ए एंटीजन बी एंटीजन और नॉट, ठीक है। अब आ जाइए एंटीजन एंटीबॉडी में, कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका मतलब कि उसके आरबीसी के सरफेस पे पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, ए तो ब्लड ग्रुप ए। If the F that is antigen A present on the surface of the RBC, that is called polysaccharide, तो blood group A. B is present, then blood group is B. A and B both present, तो blood group AB. Non antigen, then blood group O. ठीक है। अब A जिसमें है उसके ब्लड के प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी है, और B वाले में एंटी ए एंटीबॉडी है। ए में एंटी बी और बी में एंटी ए, मतलब ना ए को बी दे सकते ना बी को ए दे सकते। If A is given to B, B is given to A, then the blood clotting, clumping occur in the blood vessel system, and it is called agglutination. Blood will agglutinate. एसएससी में आज से 10 साल पहले आ चुका है कि अगर A को B, B को A दे दे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो agglutination of the blood takes place. ओके, तो A में B के खिलाफ है, इसलिए ब्लड A किसको देगा? आइदर को डोनेट करेगा A को या AB को, और लेगा किससे? A से या O से, आइदर ए और ओ से। बी कैन में एंटी एंटीबॉडी है, तो बी लेगा, कैन डोनेट, या तो बी को देगा या ए बी को, और लेगा बी से या ओ से। और ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है, एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो ए बी कैन डोनेट ए बी ओनली एंड कैन रिसीव फ्रॉम ए बी एंड ओ, चारों से रिसीव करेगा। ओ ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप आई नॉट है, तो एंटीजन उसमें कोई नहीं है, बट एंटीबॉडी प्रेजेंट, एंटी ए एंटी बी, दैट्स व्हाई ए बी कैन गिव टू ए बी एंड ओ एंड टेक ओनली फ्रॉम ओ। ए बी इज यूनिवर्सल डोनर, ओ इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। बट इट, अब आ जाइए जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप। जो हम लोग को मदर फादर से प्रोग्राम मिलता है उसको हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप, और जो उसका जो हमारा अपीयरेंस होता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस। तो आपको मैं बताऊं यहाँ पे कि जीनोटाइप ए में 2 तरह से संभव है, या तो मदर फादर की तरफ से ए आया तो ब्लड ग्रुप ए नॉट आया तो ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि नॉट पे डोमिनेंट है। जिसका बी है उसका क्या होगा? आई बी तो ब्लड ग्रुप बी, आई नॉट तो ब्लड ग्रुप बी, ये आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी।
है ना। आई बी तो ब्लड ग्रुप बी, आई नॉट तो ब्लड ग्रुप बी, और ए बी के लिए क्या होगा, ब्लड ग्रुप आई बी दोनों होगा तो ए बी, और आई नॉट होगा तो ब्लड ग्रुप ओ। गॉट इट। सेकंड में मैं फिर से बता रहा हूं, आई बी है या आई नॉट है तब ब्लड ग्रुप बी। ओके, तो एंटीजन एंटीबॉडी समझ में आ गया आपको। अब आ जाइए पॉसिबल इम्पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। अगर पेरेंट्स का ए इंटू ए है तो बच्चे का या तो ए होगा या ओ होगा, क्योंकि ए दो तरह से संभव है। होमोजाइगस ए है, ए फादर फादर दोनों, मदर दोनों ए है, तो या तो ए होगा, और ए और ओ आई ए और आई नॉट है तो ओ भी हो जाएगा बच्चे का। दोनों मदर फादर ए होते हुए भी बच्चा हो जाएगा। तो अगर मदर फादर का ए एंड ए और या ए और ओ है तो 50% चांस है बच्चा ए, 50% है बी और ओ, और बी और ए बी की संभावना नील है। अगर ब्लड ग्रुप बच्चे पेरेंट्स का बी और बी है और बी नॉट है तो बच्चा का या तो बी होगा या नॉट होगा, 50-50। ए एंड ए बी इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट। अगर आई नॉट होगा मदर फादर दोनों तो बच्चा का 100% वो होगा, ए बी और ए बी की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर पेरेंट्स का ए इंटू बी है, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी आई बी, तो बच्चा तो 100% ए और या तो ए या तो बी होता। लेकिन अगर आई नॉट और आई नॉट हो जाए, फादर और मदर हेट्रोजाइगस मदर फादर हो जाए, तो चारों संभावना बन जाती है, या तो बच्चा ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा, चारों हो जाएगा। और कोई भी बच्चा इम्पॉसिबल नहीं होगा, इसमें हर तरह के बच्चे पॉसिबल है। 25% अगर मदर फादर का ए बी और नॉट है तब बच्चा या तो ए होगा या तो बी होगा। ए बी और ओ होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ए नॉट के साथ जाएगा या बी नॉट के साथ जाएगा। एक पेरेंट अगर ए बी है दूसरा नॉट है तो या तो ए या तो बी, ए बी और ओ की संभावना बिल्कुल नहीं है, 50-50 चांस हो जाएगा। अब है नेक्स्ट केस अगर कि मान लो कि बच्चे पेरेंट्स का ए इंटू ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी हो, हर तरफ में ए और बी है, तो या तो बच्चा ए या तो बी या ए बी। 33% चांस हो गया, ओ की संभावना नील है। गॉट इट। So this is the possible impossible blood group of the child and parents। और उसके साथ आपका कॉम्बिनेशन हमने बता दिया बच्चों कि ये इम्पॉसिबल बच्चे हैं, ये पॉसिबल बच्चे हैं सेकंड वाले में, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए कि आपको RH फैक्टर के बारे में बता देते हैं। Landsteiner and Mina 1940 while experimenting on the Macus rhesus monkey discover this factor called RH factor, rhesus factor। क्वेश्चन यही आ चुका है। Later on such factor occur in the human blood also। Human blood में भी ये फैक्टर पाया गया। तो rhesus protein present on the surface of the RBC of many persons and rhesus monkey के नाम पे पड़ गया, hence the name rhesus factor। 85 to 99% of the white population are RR positive है and the other are RH negative। RR है मतलब RH positive है, RH negative है। RH protein formation controlled by the homozygous RH++ या heterozygous capital R small r, तो R प्लस और माइनस, मतलब एक ही पेरेंट्स का अगर ये हेट्रोजाइगस हो गया तो एक बच्चा पॉजिटिव एक बच्चा निगेटिव भी हो सकता है। अगर मदर जो होमोजाइगस अगर RH निगेटिव हो तो ओके। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देते हैं, निगेटिव को निगेटिव देते हैं। अगर मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और प्लस दैट इज RH फैक्टर प्रेजेंट है तो कहेंगे ए पॉजिटिव, नहीं है तो ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। इतने तरह के पॉसिबल बच्चे हैं। गॉट इट। अब आ जाइए, तो अब RH पॉजिटिव को पॉजिटिव देंगे, निगेटिव को निगेटिव देंगे। पॉजिटिव को निगेटिव दे सकते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अच्छा, वहां पे भी हमने जो आपको यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर पढ़ा दिया वो थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली असल में ए को ए दिया जाता है, बी को बी दिया जाता है, ए बी को बी दिया जाता है, ओ को दिया जाता है ना। थ्योरेटिकली ये बात सही है कि वो दिया जा सकता है, बट हॉस्पिटलों में दिया नहीं जाता है। आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया। गॉट इट। अब आ जाइए इनकॉम्पेटेबिलिटी। अगर हस्बैंड वाइफ का मिसमैच हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय क्या हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम RH पॉजिटिव गिवन टू RH नेगेटिव पर्सन अगर दिया जाता है तो नो प्रॉब्लम बिकॉज RH नेगेटिव पर्सन डेवलप एंटी RH फैक्टर एंटीबॉडी
During second transfusion of the RH positive to RH negative, the latter anti-RH factor attack and destroy the RBC of the donor. एक बार दोगे तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, दैट इज एंटी-RH फैक्टर एंटीबॉडी बन जाएगा. दोबारा ट्रांसफ्यूजन में वो एंटीबॉडी अगर ब्लड चढ़ाया जाएगा तो उसको आरबीसी को खत्म कर देगा, डोनर के आरबीसी को. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फायदा नहीं होगा, मल्टीपल बीमारियां होगी, सिंड्रोम होगा, है ना. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि फर्स्ट चाइल्ड अगर हस्बैंड वाइफ का मिसमैच है, अगर हस्बैंड वाइफ का मिसमैच है तो फर्स्ट चाइल्ड विल नॉट फेस सीवियर प्रॉब्लम. पहले बच्चे में कोई नुकसान नहीं होगा इफ देयर इज RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव पेरेंट्स कॉम्बिनेशन इज देयर. पहले ही जांच हो जाती है तो अगर पता लगा तो कोई प्रॉब्लम पहले बच्चे में नहीं आएगी. थ्योरेटिकल यही है ना. सब्सिक्वेंट RH पॉजिटिव फीटस अगर होगा तो एंटीबॉडी ऑफ द मदर जो डेवलप हुआ पहले बच्चे के जन्म के समय डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी कॉल हीमोलिटिक, और उसको फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा. बीमारी का नाम है hemolytic disease of newborn, HDN, or erythroblastosis fetalis, that is destruction of erythrocyte of the fetus. तो ये बीमारियां हो सकती है बच्चों आपको RH फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी के हेडिंग में हमने बताया आपको. अब आ जाइए ब्लड क्लॉटिंग. एनी प्रॉब्लम, यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है. ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है बच्चों, जब कभी कट जाता है बॉडी में, कहीं कोई इंजुरी आती है तो क्लॉटिंग की जरूरत पड़ती है. तो इंजर्ड टिश्यू अगर इंजुरी हो जाती है तो इंजर्ड टिश्यू से फैक्टर रिलीज होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू का, ताकि लीकेज ना हो, और ब्लड प्लेटलेट से डिसइंटीग्रेट होके एंड रिलीज करता है ब्लड प्लेटलेट से एक प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन. ये तुमको ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत तब होगी जब कटेगा. whenever the injury is there, injured tissue releases a factor called thromboplastin. Blood platelets secrete, that is secrete a substance thromboplastin, platelet thromboplastin, both in the presence of calcium ion and protein. कैल्शियम आयन और प्रोटीन के प्रेजेंस में एक एंजाइम रिलीज करेगा. एंजाइम का नेम है थ्रोम्बोकाइनेज. एसी एंजाइम होता है, कभी लग गया तो. थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इज रिलीजेस. थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है ऑलरेडी सिंथेसाइज, synthesis of the liver with the help of vitamin K. It synthesizes in the liver with the help of vitamin K. तो विटामिन K का रोल आपको समझ में आ गया कि प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम का सिंथेसिस करता है लीवर में. ये कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा. और थ्रोम्बिन क्या करेगा बच्चों, तो एक दूसरा प्रोटीन हमने शुरू में कराया था फिब्रिनोजेन. फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में बदल देगा. थ्रोम्बिन कन्वर्ट द फिब्रिनोजेन प्रोटीन इनटू फिब्रिन, दैट इज कॉल्ड क्लॉट और थ्रोम्बस. होल प्रोसेस विल कंप्लीटेड विद इन 1 to 2 that is minute. 1 to 2 minute. 2 मिनट ज्यादा ही बोल दिया, 1 मिनट में सारी प्रक्रिया हो जाती है. दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग. ये ब्लड क्लॉटिंग तब जरूरत होगी जब ब्लड क्यूजिंग हो, अगर कहीं पे कट जाए. और डायबिटिक पर्सन में ये थोड़ा डिलेड होता है और यंग में ज्यादा हीलिंग होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग वी हैव डिस्कस बच्चों. व्हेनेवर द ब्लड दैट इज कट मार्क इज देयर देन इट इज रिक्वायर्ड. इसके पहले हमने आपको RH फैक्टर समझा दिया. RH फैक्टर का जो बच्चा पैदा लेगा, एक चीज और मैं बता दूं कि मे बी एनेमिक, और वो सिंड्रोम होता है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. और आज के डेट में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज पॉइंट था कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ RH पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के समय ही टेस्ट होता है. और फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के तुरंत बाद एक इम्यूनाइजेशन होता है, एक दैट इज वैक्सीन दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड RHOGAM. RHO है ना, RHOGAM दे दिया जाता है ना. ये ग्रुप है, इससे पूरी तरह से इम्यूनिटी मिल जाती है मदर को. सेकेंड चाइल्ड विल नॉट सफर एनी डिजीज. इफ द टेस्ट इज नॉट देयर देन देयर इज अ प्रॉब्लम, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. तो दिस इज ऑल अबाउट अतुल सिन्हा फ्रॉम अनअकैडमी प्लस. मैं आपको बता रहा था कि 10 अगस्त से CDSE PF के लिए एक बैच लॉन्च हुआ है. उसमें मेरा रेफरल कोड अतुल सिन्हा का इस्तेमाल करके आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में एडमिशन पाएं, 10% डिस्काउंट पाएं और उसका फायदा उठाएं. 1 सितंबर को मैं क्विक दैट इज क्रैश कोर्स ला रहा हूँ 5 डेज का.
लगभग 15 से 20 आवर्स का बैच होगा फॉर द क्विक रिवीजन ऑफ द एनडीए पीपल एनडीए के कोर्स के लिए। डू ज्वाइन दैट। और मेरा दैट इज रेफरल कोड अतुल सिन्हा इस्तेमाल कीजिए और एडमिशन पाइए अनअकैडमी के टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। ऑल एजुकेटर आर रेडी टू टीच यू and get clear your exam, all defense services exam, CB that is, and CDS, CAPF and FCAT, IAS, civil services, SSC, all of you. तो आप इस टॉपिक को गो थ्रू हो जाइए। वेलकम बच्चों, बाय बाय, सी यू अगले लेक्चर बहुत जल्द। and till the time enjoy this video and subscribe it, spread it and like it please।